ठीक है, ये वाला जो मॉड्यूल है इसमें बेसिकली हम उसके जो अनकन्वेंशनल फीड हैं, ठीक है, जो बेसिकली कैटल के फीड में, गॉट के फीड में, पिग के फीड में और बफेलो के फीड में जो मेनली यूज होते हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, उनकी परसेंटेज के बारे में जानेंगे, उनका लेवल कितना रह सकता है उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास टेबल में तीन चीज है। एक तो है कि जो हमारा फीड है उसका नाम क्या है, वो वाला है, कौन सा यूज करेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो रॉ मटीरियल जो वेस्टेज बच जाती होती है मेन हमारा प्रोडक्ट निकालने के बाद क्रॉप में, वही यहाँ पे होगा, जैसे लीफ वगैरह हो गया, ठीक है, यहाँ पे हल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हल्यूम हो गया ग्राउंडनट वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये फॉलन ट्री लीफ है, ये देखिए ट्री की जो लीव्स होती हैं, ठीक है, वो भी गॉट वगैरह के, कैटल वगैरह के फीड में यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनका लेवल बताया है कि उसके फीड में मैक्सिमम लेवल परसेंटेज कितना रहेगा। ये लेवल है, ये स्पीसीज नेम है, ठीक है, और ये है हमारा फीड का नाम। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको सारे याद नहीं करने, क्योंकि सारे याद करना इम्पॉसिबल है। तो सारे याद करने के बजाय कुछ यहाँ पे मेन मेन याद कर लेते हैं। वैसे तो बोल्ड किए हुए हैं, लेकिन मेन मेन देखेंगे तो सबसे पहले देखिए फॉलन ट्री लीफ, ठीक है, और ये जो कैटल और गॉट दोनों में यूज़ किया जा सकता है, और इसका लेवल रहेगा 50%। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसके बाद जो आता है वो आता है ग्राउंड नट हेल्यूम। ठीक है, जो ग्राउंड नट का बचा हुआ जो भूसा बच जाता है, ठीक है, वो भी कैटल और गॉट दोनों में यूज होता है। ठीक है, ट्री की बची हुई लीफ और ग्राउंड नट का जो हेल्यूम जो बचा हुआ उसका जो भूसा है वो 40% तक यूज कर सकते हैं। सेम 40% तक कॉटन का जो सीड होल है वो यूज कर सकते हैं कैटल में। ठीक है, अब एक बल्लॉक में याद कर लीजिए सनफ्लावर स्ट्रा का, इसकी जो सनफ्लावर की स्ट्रा होती है उसे 50% तक याद कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यूज कर सकते हैं। अब ये चार आप जरूर याद रखिएगा। चार के साथ साथ आपको एक यहाँ पे याद रखना है पोल्ट्री का। हाँ, पोल्ट्री के लिए एक लीस्ट और पोल्ट्री के लिए एक यहाँ पे कहीं पे हाईएस्ट आपको अगली स्लाइड में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कैटल में सबसे हाईएस्ट और कैटल में सबसे लीस्ट लेवल का याद रख लो, और उसी प्रकार से पोल्ट्री में यहाँ पे लीस्ट सबसे हमारे पास आया है सन हिम्प की जो लीव्स हैं वो आई हैं। ठीक है, और उसके बाद आगे देखेंगे नहीं तो ये वाला कर लेना। ठीक है, उसी प्रकार से शीप में एक लीस्ट लेवल वाला और एक हाईएस्ट लेवल वाला। लीस्ट लेवल वाला मेरे ख्याल से यहाँ पे राइस अभी तक हस्क आया है, आगे देखते हैं कोई आता है तो। चलिए ठीक है, आगे देखिए पोल्ट्री का नहीं कोई आया है तो हमें पोल्ट्री के ये दो ही वैल्यू यहाँ पे मिले हैं, तो पोल्ट्री के लिए आप ये दो ही याद रखिए। ठीक है, और आगे देखिए शीप में हमारे पास यहाँ पे कोई, हाँ, हाईएस्ट ये है सनफ्लावर हेड मील, ये है 48% इसका लेवल है, ये याद रखिएगा। उसी प्रकार से हर एक स्पीसीज का दो याद रखिए, दो में एक का टॉप एक का लीस्ट, बस। कैटल का भी सारा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से काफ का भी, क्योंकि सारा अगर याद रखोगे तो 25-30 वैल्यू है और आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे ना, आपके ये याद रहने वाली है इतना, तो इतना है नहीं है, ये सिंपल सिंपल से याद रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे टॉक्सिन जो है वो है कि कौन से प्लांट में कौन सा टॉक्सिक जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए इसको याद करने का सिंपल सा है, ये जरूर याद कीजिएगा। इसमें सबसे पहले तो टेनाइन का देखिए, जो टेनाइन है ये किस किस में पाया जाता है। देखिए बनाना में पाया गया, बनाना के वेस्ट में पाया जाता है, बनाना के स्टेम में पाया जाता है, बनाना की लीफ में पाया जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बनाना के कौन से पार्ट में टेनाइन जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें तीन है, बनाना का वेस्ट, बनाना का स्टेम, बनाना का लीफ। क्योंकि जब कोई इंपॉर्टेंट क्रॉप है तो उसका हर कुछ याद कीजिए। जैसे कसावा का है, कसावा का कोई याद करने की जरूरत नहीं है, कसावा का HCN याद रख लीजिए, बहुत है। ठीक है, अब देखिए 10-9 बनाना में आ गया। बनाना के साथ हमारा प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा कौन सा, मैंगो, बनाना के बिल्कुल साथ में है ना, तो 10-9 यहाँ पे देखिए मैंगो सीड कर्नल, मैंगो का जो सीड कर्नल है उसमें भी 10-9 पाया जाता है, 5 से 10%। ठीक है, अब मैंगो के साथ देखिए नीम सीड केक, नीम सीड केक में भी 10-9 पाया जाता है। ठीक है, तो 10-9 हमारे पास अभी तक तीन मिले हैं। चौथा जो 10-9 पाया जाता है वो पाया जाता है रबर सीड मील में, ये रहा। ठीक है, तो 10-9 पाया जाता है 4 में अभी तक के लिए, आगे कोई है हमारे पास तो देख लेंगे। ठीक है, आगे आता है 10-9 के बाद जो सबसे कॉमन जो पाया जाता है, जैसे HCN यहाँ पे कसावा में आ गया। ठीक है, और यहाँ पे रबर सीड मील में ही दोबारा ये HCN आ गया, तो HCN यहाँ 2 में कॉमन आ गया। उसके बाद देखिए उसके पास हमारे पास कॉमन जो है वो है ट्राइप्सिन इनहिबिटर।
ट्राइप्सिन इनहिबिटर कॉमन है, ये पाया जाता है काउपी सीड मील में और ग्वार मील में, दोनों ही लेग्यूम है, ठीक है, दोनों ही लेग्यूम है, दोनों में ही ट्राइप्सिन इनहिबिटर एंड गम गवार का तो पता ही होगा ये पाया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से एक एक दो दो बचेंगे जो आपको बिल्कुल वो, जैसे कैस्टर का तो पता ही होगा, रिकोनोलिक एसिड, ये सबको तो पता ही होगा, ठीक है। और यहाँ कॉफ़ी का पता ही होगा, कैफीन और टैनिन दोनों, ठीक है, कैफीन का तो पता ही होगा कॉफ़ी का, कॉटन का भी मेरे ख्याल से पता होगा, कौन सा टॉपिक, गॉसिवोल। तो ये सब इनमें से कुछ तो ऐसे होंगे जो आपको ऑलरेडी पता होंगे, कुछ को आप कॉमन करके याद कर लीजिए, और एक आधा जो लास्ट में बचा है उसको बिल्कुल अलग कर लीजिए, जैसे कोकाया वाले को अलग कर लीजिए, थियोब्रोमिन को अलग कर लीजिए, ठीक है। उसी प्रकार जैसे पाम ऑयल मील इफ्यूलेंट जो है, ठीक है, इसमें हाई ऐश जो पाया जाता है वो ये वाला, ठीक है। तो इन तीन चार को अलग कर लीजिए, बाकी सबको ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। आगे आता है हमारे पास इंटीग्रेटेड फिश कम पोल्ट्री फार्मिंग, फिश के साथ पोल्ट्री की फार्मिंग जो करते हैं इंटीग्रेटेड, उसके ऊपर हम ये वाले लेक्चर में जानेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं पोल्ट्री ड्रॉपिंग, पोल्ट्री का जो एक्सक्रीटा है यहाँ पे उसकी बात हो रही है कि इंडिया में अगर एस्टिमेट किया जाए तो इंडिया 1300,000 टन वो प्रोड्यूस होता है इंडिया में, ठीक है, एक साल में, जिसमें से 390 मैट्रिक टन प्रोटीन होता है, ठीक है, 390 मैट्रिक टन प्रोटीन होता है इतने एक्सक्रीटा में, 1300,000 टन में, ठीक है। और अब बात आती है स्टॉकिंग डेंसिटी की। स्टॉकिंग डेंसिटी जब इंटीग्रेटेड कर रहे हैं, यहाँ पे इंटीग्रेटेड फिश कम पोल्ट्री फार्मिंग है, ठीक है, फिश के साथ पोल्ट्री की फार्मिंग कर रहे हैं, यहाँ पे इन जो स्टॉकिंग है उसकी बात होगी। तो स्टॉकिंग में जो हमारे पास कार्प होंगी उन्हें ग्रो किया जाता है, ठीक है, उनका कल्टीवेशन किया जाता है, उसमें जो रेशो रहेगा, देखिए सबसे पहले जो रेशो रहेगा वो रहेगा 40% सरफेस फीडर होने चाहिए, प्रेफर किया जाएगा, ठीक है, और कोलुमन 30% हो गए, 30% ही बॉटम हो गए, ठीक है, मतलब कुल मिला के 40% सरफेस और 30-30 बचे हुए दोनों। और अब बात आती है कि अगर नॉर्थन एरिया है तो नॉर्थन वेस्टर्न स्टेट है तो उनका जो पॉन्ड है उनको स्टॉक करना चाहिए मार्च के महीने में और हार्वेस्ट कर लेना चाहिए अक्टूबर और नवंबर में, क्योंकि यहाँ पे विंटर ज़्यादा होती है और विंटर में जो ग्रोथ है फिश की वो होती नहीं है, ठीक है, वो अफेक्ट होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि फिश एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है, यहाँ पे सिंपली समझिए कोल्ड ब्लडेड होता है, अगर विंटर है तो वो पानी में वहाँ पे अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल है कि देखिए मानसून से पहले उसे स्टॉक कर लेंगे यहाँ पे मार्च में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मानसून जैसे खत्म होगा वही 6-7 महीने अक्टूबर नवंबर में से हार्वेस्ट कर लेंगे। लेकिन साउथ के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि साउथ में जो विंटर है वो मॉडरेट रहता है, तो साउथ में जून सितंबर जो मानसून का महीना है उसमें हम उसे स्टॉक कर देंगे और हार्वेस्ट 12 महीने में कभी भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब जो पोल्ट्री, अब देखिए अगर इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं तो पोल्ट्री का जो लीटर और ये पोल्ट्री का ये जो मेन्योर है ड्रॉपिंग है, ठीक है। अब ये है कि इसे आप मेन्योर के रूप में पॉन्ड में भी यूज करोगे, तो यहाँ पे प्रेफर किया जाता है कि अगर 50 kg के रेट से, अगर 50 kg के रेट से जो पोल्ट्री की ड्रॉपिंग है वो आप पर हेक्टेयर पॉन्ड में पर डे अगर देते हो तो वो एक अच्छा है, ठीक है, आफ्टर सनराइज, ठीक है। तो यहाँ पे 50 kg है पर हेक्टेयर पर डे, पर हेक्टेयर जो है वो पॉन्ड का है। तो यहाँ पे एक और बात है कि जो डायरेक्टली आप ज़्यादा मैन्योर नहीं दे सकते, अगर ज़्यादा दोगे तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन ज़्यादा हो जाएगा, डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा तो जो माइक्रोब्स हैं जो वीड्स हैं वो ग्रो होंगे, और अगर माइक्रोब्स और वीड ज़्यादा होंगे तो जो ऑक्सीजन है उसका कंजप्शन ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी आएगी और फिश की जो मोर्टेलिटी है वो होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो यहाँ पे एक ये बेसिक सा लॉजिक लगाया जाता है कि अगर 1 टन हमें डीप लीटर अगर हमें चाहिए तो वो प्रोड्यूस किया जा सकता है 30 से 40 बर्ड के द्वारा एक साल में। एक साल में 30 से 40 बर्ड एक डीप लीटर क्या होता है ये पहले एक मॉड्यूल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो उसके द्वारा यहाँ पे प्रोड्यूस किया जा सकता है 1 टन मतलब 10 क्वांटल, ठीक है, 10 क्वांटल। और यहाँ पे एक और बता, अगर 500 बर्ड हमारे पास हैं, अगर 500 बर्ड हमारे पास हैं और उनका लाइव वेट 450 kg है, लाइव वेट 450 kg उनका लाइव वेट है, एवरेज है, ठीक है, एक का अगर इतना है, ठीक है, और नहीं टोटल का, ये देखिए 500 बर्ड है और उन टोटल का जो वेट है वो 450 kg है, तो ये एस्टिमेटेड लाया जाता है कि वो एक दिन में 25 kg मैन्योर को प्रोड्यूस करेंगे,
ठीक है, एक एक दिन में 25 केजी मेन्योर को प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि यहाँ पे हमें कितना प्रेफर किया गया था, 50 केजी प्रेफर किया गया था, है ना। तो यहाँ पे 500 बर्ड 25 केजी कर रहे हैं, अगर 450 उनका लाइव वेट है सभी का मिला के। तो यहाँ पे अगर 1000 बर्ड है तो यहाँ पे सिंपल सा है कि 1 हेक्टेयर के लिए वो सफिशिएंट रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेली की जो मेन्योर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है वो है कि डीप लीटर जो है उसमें 3% तक नाइट्रोजन पाई जाती है, 2% तक फास्फोट, 2% तक पोटाश। ठीक है, ये सब पाया जाता है डीप लीटर सिस्टम में। तो काफ़ी मात्रा में अगर नाइट्रोजन देखें तो काफ़ी हाई होती है 3%, और फॉस्फोट देखें वो भी 2%, और पोटाश वो भी 2%। तो काफ़ी एक रिच मतलब कह दो कि न्यूट्रिएंट मेन्योर होती है। ठीक है, आगे आता है पोल्ट्री की हस्बेंड्री प्रैक्टिस हैं कुछ कि जो ब्रोलर वगैरह को स्टार्टिंग कंडीशन में दी जाती हैं कि स्टार्टिंग के अगर 14 दिन है तो जो चिक है उसे सेपरेटली ब्रूडर क्या होता है। ठीक है, जो ब्रूडर है वो एक्सप्लेन किया जा चुका है, उसमें ब्रूडर में फॉन्ड में नहीं, ठीक है, ब्रूडर में उसे जो हाइयर टेम्परेचर है इतना सेल्सियस 28 से 33 डिग्री सेल्सियस और 85 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में उसे रखा जाना चाहिए। ठीक है, जो चिक होता है उसकी जो स्पेस है उसे 7.5 से लेकर 7.5 सेंटीमीटर, या आप उसे 9 इंच स्क्वायर, यहाँ पे 9 इंच स्क्वायर है। ठीक है, 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो यहाँ पे 9 इंच स्क्वायर है। ठीक है, इंटीग्रेशन की बात है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड जो पोल्ट्री कर रहे हैं उसमें जो हम चिक की बात कर रहे हैं उसमें ये बात है। तो ये ना हो जाए कि पिछले किसी की स्पेसिंग में आप कन्फ्यूज़ हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ जो ब्रॉयलर है यहाँ पे इतना उसका स्पेस होना चाहिए, और यहाँ ब्रॉयलर जो है 30 से 50 जो ब्रॉयलर हैं वो 1000 मीटर स्क्वायर पाउंड में, ठीक है, कि ग्रो किए जा सकते हैं। मतलब 1000 के लिए 30 से 50 ये इसके लिए सफिशेंट है और ये इनके लिए सफिशेंट है। अब बात यहाँ पे ये कि चिकन हाउस, जो चिकन का जो हाउस होता है अगर आप पॉन्ड के ऊपर बनाते हो, ठीक है, पॉन्ड के ऊपर, यानी कि जैसे ये वाला अगर हमारे पास पॉन्ड है तो यहाँ पे बनेगा चिक का हाउस, ताकि उसकी जो ड्रॉपिंग है वो ऑटोमेटिक ही पॉन्ड में जाती रहे, हमें यहाँ मैन पावर की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अगर ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ पे ईच बर्ड को 1.5 फीट स्क्वायर स्पेस चाहिए होगा, यानी कि 50 बर्ड के लिए हमें 75 फीट जो स्क्वायर फीट है वो एरिया चाहिए होगा। स्क्वायर फीट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि 75 स्क्वायर फीट कितना होगा, 15 इंटू 5, यानी कि 15 फीट इंटू 5 कितना हो गया, 75। ठीक है, और कोई भी फास्ट ग्रोइंग चिकन है, ठीक है, फास्ट ग्रोइंग चिकन यहाँ पे कौन कौन से हैं, जैसे कि शावर हो गया, स्टार ब्रो हो गया, ये वाले जो ब्रोलर है यहाँ पे रेज किए जा सकते हैं। अब बात आती है फीड की। ठीक है, तो जो फीड है वो आप 2 टाइप से दे सकते हो। एक तो स्टार्टर मैश हो गया जो टुकड़े से मतलब एज ए लाइक फीड। ठीक है, स्टार्टर हो गया। स्टार्टर कब तक होता है, 1 से 4 वीक तक। ठीक है, जब उसकी ग्रोथ पूरी स्टार्ट होती है, और बाद में आता है फिनिशर मैश। 2 टाइप का फीड होता है, एक उसके फिनिशिंग के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे ब्रॉयलर की बात है तो मैक्सिमम 8 वीक तक यहाँ पे उसका, यहाँ पे 8 वीक के बाद तो हार्वेस्ट ही हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 वीक तक उसकी केयर टेक होगी। तो यहाँ पे बात आती है कि अगर 100 केजी हमारे पास स्टार्टर मैश है, ठीक है, तो उसमें 50 जो है 50 केजी क्रश्ड वीट होगा, वीट होगा ज़्यादा होगा, 14.5 केजी यहाँ पे राइस ब्रान होगा, और 16 केजी सीसम ऑयल केक होगा, और 19 केजी फिश मील होगा यहाँ पे, और 0.5 केजी साल्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर 100 केजी हमारे पास फिनिशर है, अब पहले स्टार्टर था अभी फिनिशर आ गया है, तो अगर फिनिशर है तो 50 केजी क्रश्ड वीट उतनी ही है। राइस जो ब्रान है ये 2.5 केजी यहाँ पे बड़ा है, 2.5 केजी यहाँ पे बड़ा है, और सीसम है ये 1 केजी घटा है यहाँ पे सीसम ऑयल केक, और जो फिश मील है ये यहाँ पे 3 केजी गिरा है, 3 केजी गिरा है, और जो यहाँ पे 1.5 केजी इसका बोन मील है वो ऐड कर दिया, और साल्ट यहाँ पे उतना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिनिशर है लगभग सेम ही है, आप इसमें ज़्यादा याद नहीं तो बस इतना याद रख लीजिए कि 50% यहाँ पे इसमें वो था, जो वीट है क्रशड वीट होती है स्टार्टर और फिनिशर दोनों में, बस इतना याद रख लीजिए। आगे आता है चिकन लेयर। अभी तक हमने ब्रॉयलर किया था, अभी लेयर की बात आ रही, तो 30 से 50 लेयर है वो रेज की जा सकती है 1000 मीटर स्क्वायर में, उतने ही ब्रॉयलर उतने ही लेयर, तो एक ही बात है। अब हाउस की बात आती है, तो हाउस में लेयर को फ्लोर स्पेस में दुगना चाहिए, उसमें हमें 1.5 चाहिए था, क्योंकि वो एक तो पॉन्ड है, पॉन्ड के ऊपर जो एरिया जो उसका कंस्ट्रक्शन हाउस किया जाए वहाँ ब्रॉयलर को 1.5 चाहिए था, लेकिन जो लेयर है उसको डबल चाहिए, यहाँ पे 3 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लेयर का देखें तो स्टार क्रॉस शावर ये उसके जैसा ही ब्रॉयलर का नाम है, लेकिन यहाँ पे जो है ये अलग ब्रीड है, ये अलग वैरायटी है। ठीक है, ये एक अच्छी आप यहाँ पे लेयर ले सकते हो।
यहाँ पे लेयर का जो फीड है ये भी दो पार्ट में होता है, ठीक है। ये भी एज ए आप स्टार्टर और फिनिशर ले सकते हो। स्टार्टर देखिए, जो लेयर है ये एग देना शुरू करती है, अप्रोक्सीमेशन जो है वो 18 वीक से, 17 टू 18 वीक, कोई 19 वीक से भी कर देती है। तो अप्रोक्सीमेशन 16 वीक तक जो उसका है फीड है वो देंगे हम 80 से 110 ग्राम पर बर्ड पर डे। लेकिन जैसे ही उसका जो एग प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पे जो उसका फीड है वो 110 से 120 ग्राम पर डे, ठीक है। टेम्परेचर की बात हो जाए तो टेम्परेचर यहाँ पे 20 से 22 डिग्री सेल्सियस है, उससे अबव रहना चाहिए, ठीक है। उसके हाउस में बल्ब वगैरह 200 वाट का यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे सिंपल बताया, ज़्यादा कुछ करने का है नहीं है। तो आगे बात आती है कि उनकी मार्केटेबल जो साइज़ है ब्रॉयलर का वो पता ही है आपको कि 1.5 से लेके 1.8 kg इन 7 to 8 वीक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर पहले उसे हार्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे पहले अगर हार्वेस्ट करेंगे 6 वीक तक हार्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 से 1.5 kg भी हो जाएगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि हम हार्वेस्टिंग का जो पीरियड है वो कितना है, कितने दिन बाद करते हैं। यानी कि यहाँ पे ये नहीं है कि इतना ही हार्वेस्ट करना है, इससे पहले भी किया जा सकता है, 1 से 1.5 kg, डिपेंड करता है उसके वीक के ऊपर, ठीक है। तो अगर बैचेस की बात करें तो 6 बैच यहाँ पे आप एक साल में लगा सकते हो। 6 बैच यानी कि इंटीग्रेशन जो पोल्ट्री का हम कर रहे हैं फिश के साथ, उसमें 6 बैच यहाँ पे पॉसिबल है एक साल में। जो एग देना लेयर शुरू करते हैं वो मैं पहले बता चुका हूँ, 22 वीक तक नॉर्मल वो शुरू हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो एक बर्ड देखे कि एक बर्ड अगर 200 से लेके 250 से लेके 280 जो एग हैं वो पर बर्ड पर ईयर देता है एक बर्ड, ठीक है। यानी कि एक साल में अगर 365 दिन होते हैं तो उसे 100 कम एग एवरेज यहाँ पे देगा, 265 इसका एवरेज आएगा इन दोनों का, ठीक है। 265 इन दोनों का एवरेज आएगा अगर देखोगे तो। इसका 250 है, इसका 280 है, कितना आया बीच में, कितना है इनका 30, 2 से डिवाइड किया कितना आया 15, ठीक है। तो यहाँ पे इनका देखिए 265 इनका एवरेज आया, तो 365 में से 100 गए 265। सिंपल याद रख लीजिए एक जो लेयर है कितने अप्रोक्सीमेशन एग देती है, 250 से 280। और जब लेयर है वो 18 मंथ की एज उसकी हो जाती है, उसके बाद जो एग है वो अनइकोनॉमिकली हो जाते हैं और उनको रिप्लेस करना पड़ता है, उनको आप सेल कर सकते हो। फाइनल हार्वेस्टिंग की बात है, फाइनल जो हार्वेस्टिंग है वो जो है लगभग पहले पार्शियली होती रहती है लेकिन फाइनल जो है 12 मंथ के बाद करते हैं। और फिश जो है अगर हमारे पास यहाँ पे जो फिश का है कितने स्पीसीज़ हमारे पास हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर 6 स्पीसीज़ हैं तो हमारा जो है वो 3500 से लेकर 4000 जो केजी है वो यील्ड आएगी फ़िश की पर हेक्टेयर पर ईयर के ऊपर। और अगर 3 स्पीसीज़ हैं तो वहाँ पे हमारे पास आएगी 200 से लेके 2600, ठीक है। आगे आता है हमारे पास इंटीग्रेटेड फिश कम कैटल फार्मिंग, ठीक है। फिश के साथ अब कैटल की जो फार्मिंग है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो देखेंगे, ठीक है। ये देखिए ऐसे यहाँ पे बफेलो कैटल सब उगाए जा सकते हैं ताकि इनकी जो मेन्योर है इनको यहीं पे यूटिलाइज किया जा सके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों टाइप में विन विन कंडीशन होती है, दोनों टाइप में विन विन कंडीशन होती है। और मैन फोर्स की जो है जो हमें जरूरत कम पड़ती है, मेन्योर बाहर से नहीं लेके आना पड़ता। तो यहाँ पे ये है कि जो काउ डंग है, ठीक है, उसे एज ए मेन्योर हम यूज़ कर सकते हैं। फिशरी में भी आपने पढ़ा होगा 5000 से लेके 10,000 केजी पर हेक्टेयर हम एक फिश पॉन्ड में एक हेक्टेयर फिश पॉन्ड में हम 10,000 केजी तक काउ डंग का यूज़ कर सकते हैं। ये इंस्टॉलमेंट में होता है। पूरा इसके बारे में पढ़ने के लिए फिशरी का मॉड्यूल देखिए, वहाँ पे आपको पूरा इंस्टॉलमेंट जो है वो समझाई होगी। मिसलेनियस में भी आपको मिल जाएगा, 2 बार यहाँ पे इंस्टॉलमेंट इसकी मिलेगी। और कुछ यहाँ पे कैटल की वैरायटीज़ हैं जो इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं, वो कौन कौन सी हैं यहाँ से देखिए। सबसे पहले जो है वो है ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट अब देखने को देखिए, ये वैरायटी आपने कभी सुनी नहीं होगी लेकिन ये वैरायटी है सबसे हमारी फेमस वैरायटी और वो है HF ब्रीड, ठीक है। होलिस्टन फ्रीसियन जो हमारी ब्रीड है वही होती है ब्लैक एंड वाइट। उसका कलर देखिएगा, आपको ब्लैक एंड वाइट होता है, उसकी यही उसका करेक्टरिस्टिक है, यही उसका पहचान होती है, ठीक है। तो होलिस्टन फ्रीसियन को ब्लैक एंड वाइट भी कहते हैं, ठीक है। और ये मिल्च ब्रीड है, मिल्क पर्पस के लिए इसे यूज़ किया जाता है। आगे है सॉथरन, ये बीफ वाली ब्रीड है। ये सारी एग्जॉटिक ब्रीड यहाँ पे मेंशन की गई हैं, ठीक है। सीमेंटल है, ये मिल्क एंड बीफ दोनों हैं, ठीक है। हेयरफोर्ड है, ये 3-4 ब्रीड है, ये सब याद रख लीजिए। जर्सी का आपको पता ही होगा, ये भी मिल्क एंड बीफ दोनों है। तो ये सब थोड़ी थोड़ी ये जरूर याद रख लेना कि ये एक काऊ ब्रीड के कैटल ब्रीड के क्या है नाम है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है इंटीग्रेटेड फिश कम डक फार्मिंग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है
क्योंकि जो डक होती है ये अपने आप में ही एक मैन्योरिंग मशीन होती है, एक मैन्योरिंग मशीन होती है, ठीक है। इसे मैन्योरिंग मशीन भी बोला जाता है। उसका रीज़न ये कि जैसे डक है वो एक पॉन्ड में यहाँ पे हमने उसे छोड़ दिया, तो जो मैन्योर है उसका एक्सक्रीटा है, उसकी ड्रॉपिंग है, वो ऑटोमेटिक ही पॉन्ड में हर जगह पे स्प्रेड होती रहेगी, ठीक है। ना तो हमें मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी और ना हमें बाहर से मैन्योर लेके आने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे फ्रेश जो मैन्योर है ऑटोमेटिक ही पॉन्ड में स्प्रेड होती रहती है, तो इसीलिए इसे मैन्योरिंग मशीन भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि मैन्योरिंग मशीन किसे कहते हैं, तो वो उसका राइट आंसर है डक, ठीक है। तो डक में बेसिकली विन विन कंडीशन होती है फिश के लिए और डक के लिए, दोनों के लिए। कैसे कि अगर डक पॉन्ड में रहेगी तो उसे जो प्रोटीन है, इंसेक्ट है, कई यहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह हो गए, ठीक है, माइट्स वगैरह हो गए, इन सब को डक कंज्यूम करेगी, ठीक है। और बाकी का भी जो वेस्टेज यहाँ पे कुछ लीव्स वगैरह कुछ भी आएगी उसे, या पेड़ पौधों की, उसे भी कंज्यूम करेगी, जिससे क्या होगा, डक को बेनिफिट मिलेगा और इसके एक्सक्रीटा और ड्रॉपिंग से फिश को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। दोनों की विन विन कंडीशन है। और इस प्रकार से जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है डक की फीड में, वो 2 से 3% हमें रिड्यूस, मतलब हम कर सकते हैं, हमें कम यहाँ यूज़ करना पड़ेगा। 2 से 3% प्रोटीन की जो फीड है उसमें गिरावट आ जाएगी, ठीक है। आगे है डेली वेस्टेज, डेली वेस्टेज ऑफ द फीड डक, ठीक है। जो डक का फीड है, डक का फीड जैसे मान लीजिए हमने उसे राइस खिलाया, लेटिस खिलाया, ओट्स हो गए, कुछ भी एक्स वाई जेड यहाँ पे हमने उसे फीड में दिया, तो उसमें भी उसका जो वेस्टेज बच जाता है वो होता है डेली का अबाउट 20 to 30 ग्राम पर डक, ठीक है। तो ये भी आप सर्व कर सकते हो एज ए फिश फीड, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे डक फीड का वेस्टेज है, उसकी ड्रॉपिंग नहीं है, उसका एक्सक्रीटा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है, वो आता है हमारे पास सर्वाइवल रेट। तो जो सर्वाइवल रेट है वो 3.5% इंक्रीज हो जाती है। आपने एक बात यहाँ पे नोट डाउन की होगी कि डक और फिश की जितनी भी हमारे पास वैल्यू आ रही है वो या तो 2 से 3% इंक्रीज हो रही है, चाहे वो प्रोटीन में है, चाहे उसकी सर्वाइवल रेट है, चाहे उसका कुछ भी है, वो 2 से 3% है। तो ऑप्शन में भी अगर आप भूल भी जाओ और ऐसा कुछ भी पूछे, वो सर्वाइवल रेट या ये कुछ भी पूछे, जैसे ये प्रोटीन वाला पूछे, तो आपको इतना याद रहे कि इसकी परसेंटेज में जो वैल्यू है वो 2 से 3 के लगभग ही है, ठीक है। और आगे हमारे पास आता है डक की ड्रॉपिंग, और जो उसका फीड है, उसका बचा हुआ फीड जो हम उसे एज ए वेस्ट पॉन्ड में देंगे, उससे जो फिश की आउटपुट है वो 37.5 kg पर हेक्टेयर है, वो इंक्रीज हो जाएगी। उसकी आउटपुट है वो ज़्यादा मिलेगी हमें एज ए कंपेयर टू दूसरे मेथड से, ठीक है। अगला हमारे पास वही 2 टाइप से स्टॉकिंग डेंसिटी आती है। एक है हमारे पास कि अगर हम स्टॉकिंग जो रेट है वो 6000 फिंगरलिंग्स पर हेक्टेयर का करते हैं, और जो स्पीसीज का रेशो है वो 40 सरफेस फीडर, 20 कोलुमन, 30 हमारे पास आता है बॉटम फीडर, और 10 to 20 हमारे पास आता है, वो आता है वीडी फीडर, ठीक है। अगर ये वाला मेथड हम फॉलो करते हैं तो जो उसकी यील्ड है वो हमेशा ही ज़्यादा रहेगी, ठीक है, हमेशा देखना, क्योंकि वो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ, यहाँ पे हमारे पास जो कल्चर है उसमें जो फिश है, कार्प है, वो ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर हम इंडियन कार्प के साथ करें, इंडियन कार्प कौन कौन सी है, रोहू, कटला, मिराइगल, ठीक है, अगर ये वाली कार्प के साथ हम करें तो वही जो पहले हमने रेशो देखा था 40-30-30, ठीक है, जो हमने पहले देखा था वही रेशो रहेगा, वही वाला रेशो रहेगा जो पहले देखा था, ठीक है। और इसमें वही जो हमने पहले देखा था कि नॉर्थन और नॉर्थन वेस्टर्न स्टेट है, उसमें हम मार्च में करेंगे और ये नवंबर अक्टूबर में कर लेंगे, उसको हार्वेस्ट कर लेंगे, ये सेम वही रहेगा, चाहे डक है चाहे पोल्ट्री का कर रहे हैं, क्योंकि ये तो डिपेंड करेगा पॉन्ड के ऊपर, क्योंकि तो फिश का है, डक और पोल्ट्री का तो वो लेना देना नहीं है, ठीक है। आगे वही साउथ वाला, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये है कि जो एक डक है वो एक मतलब दिन में 125 से लेके 150 ग्राम ड्रॉपिंग क्या करती है कि वो वॉइड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉपिंग की वैल्यू आई है, पहले हमारे पास फीड की वैल्यू थी, फीड का वेस्ट था, ठीक है। चलिए हाँ, आगे है कि अगर स्टॉकिंग जो डेंसिटी है वो 200 से लेके 300 डक पर हेक्टेयर है, ठीक है। तो अगर 200 से 300 हमारे पास डक है तो 10,000 से लेके 15,000 kg तक वो क्या करेंगी, ड्रॉपिंग है वो हमें एक साल में हमें मिलेगा, ठीक है। तो जो ड्रॉपिंग होती है इसमें बेसिकली 81% जो होता है वो होता है मॉइस्चर, और 0.91% है नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन और फास्फोरस इनकी वैल्यू बहुत यहाँ पे कम होती है, ये ड्राई की है,
ठीक है, ये यहाँ पे ड्राई की है, तो मॉइस्चर इसमें 81% होता है। अगर याद रखना हो तो नाइट्रोजन याद रख लेना और ये मॉइस्चर याद रख लेना, बहुत है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ प्रैक्टिस हैं कैसे कैसे हम उसको रेज कर सकते हैं। जैसे पहली अगर है तो वो है हमारा ओपन वाटर। अब अगर ओपन वाटर में डक को हम रेज कर रहे हैं फिश के साथ, जैसे ये देखिए ये आ गया हमारा ओपन वाटर, है ना। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ओपन वाटर है, पानी कहाँ से कहीं भी जा रहा है, कुछ भी यहाँ पे हमने पानी को रोकने के लिए एम्बार्कमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हाँ, अगर ओपन वाटर है तो इसमें जो एवरेज नंबर ऑफ ग्रुप का रहेगा उसका मतलब इन द ग्रेजिंग मेथड वो रहेगा 1000 डक। तो ओपन मेथड में हम 1000 डक को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगला जो मेथड है वो है हमारा कि इनक्लोजर नियर द फिश पॉन्ड। ठीक है, कि अगर फिश पॉन्ड के हम बिल्कुल उसके जो साथ बाहर है वहां पे डक को हम रेज करते हैं। यहाँ पे अगर डक को रेज की, यहाँ पे हमारे पास फिश है और हम यहाँ पे डक को यूज करेंगे, मतलब इस केस में जो डक है ये इसके अंदर नहीं जाएगी, लेकिन ये यहाँ पे हम इसे रेज करेंगे। ठीक है, तो ये वाले केस में क्या होगा, यहाँ पे स्पेस की जरूरत पड़ेगी और जो उसकी स्टॉकिंग डेंसिटी में जो उसका स्पेस होगा, 1 स्क्वायर मीटर एरिया में 4 से 6 डक हम यहाँ पे क्या कहते हैं स्टॉक कर सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर मीटर में वैल्यू है, याद रखना स्क्वायर मीटर में, कि 1 स्क्वायर मीटर में 4 से 6 डक हम यहाँ पे रेज कर सकते हैं। आगे आता है हमारे पास ये वाला बचा, ये वाला जिसमें क्या करते हैं डक को हम पॉन्ड के अंदर ही रेज करते हैं, वहीं पे उसकी फार्मिंग करते हैं। ये बाहर हो गया था ओपन वाटर में, ये हो गया था उसके बाहर वाली साइड में बाउंड्री में, और ये हो गया था पॉन्ड के अंदर। ठीक है, कि पॉन्ड है हमारा ये और इसमें हम अंदर ही इसको रेज करेंगे। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमें एक फेंस्ड नेट की जरूरत होती है, जैसे ये वाला है। ठीक है, इसकी जो ये देखिए यहाँ पे ये इसका पूरा का पूरा ये नेट है। इस केस में हमें क्या होता है कि 40 to 50 सेंटीमीटर अबव और बिलो वाटर सरफेस हमें नेट चाहिए होता है, जिसमें क्या होता है कि जो फिश है वो अंदर बाहर आ जा सकती है, लेकिन जो डक है वो अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि अगर डक ज़्यादा अंदर जाएंगी तो वो जो छोटी फिश है फिंगरलिंग्स है उनको वो खा जाएंगी। तो फिंगरलिंग्स को अगर खा जाएंगी तो फिश का ग्रोथ कैसे होगा। ठीक है, तो इसमें डक अंदर नहीं जानी चाहिए, डक ऊपर रहनी चाहिए, उसकी ड्रॉपिंग अंदर जानी चाहिए। ठीक है, और जो फिश है वो अंदर बाहर आ जा सकती है नेट के थ्रू। तो उसकी जो इसकी जो फेंस नेट होता है ये 40 to 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। चलिए आगे चलता है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ डक। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वैराइटीज हैं। अगर देखिए इंडियन, अगर देखे जाए कि इंडियन इंपोर्टेंट डक कौन कौन सी है, एक तो है नागेश्वरी, ठीक है, और एक है साइलेट मेटी। ठीक है, ये दो हमारी जो है ये इंडियन डक है। ठीक है, और एक एग्जॉटिक इसकी वैरायटी होती है, वो होती है खाकी कैंपबॉल। ठीक है, जो खाकी कैंपबॉल है ये एक इम्पोर्टेंट इसकी ब्रीड है, ये जरूर याद रखिएगा ऑप्शन में अगर ये आ गया, क्योंकि ये आए ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये जरूर इंपॉर्टेंट है खाकी कैंपबॉल, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कह दो कि फेवरेबल है, सबसे ज़्यादा ये इम्प्रूव्ड ब्रीड है। ठीक है, आगे हमारे पास आता है कि 200 से लेके 300 डक सफिशिएंट होते हैं मैन्योर प्रोड्यूस करने के लिए 1 हेक्टेयर में। ठीक है, और फिश कल्चर में 1 हेक्टेयर में 200 से 3 डक हमारे पास सफिशिएंट हैं। और अगर 2 से 4 मंथ ओल्ड डकलिंग है उन्हें रखा जा सकता है पॉन्ड में। ठीक है, उन्हें पहले पूरा पहले जो 2 से 4 मंथ पहले उसे पूरी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जो डकलिंग है उसे 2 से 4 मंथ बाद पॉन्ड में हम उसे लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये था सिलेक्शन। अब आता है हमारे पास फीडिंग। तो फीडिंग में अगर ये है कि अगर हम उसका स्टैंडर्ड बैलेंस देखें तो स्टैंडर्ड बैलेंस में क्या करेंगे, मिक्सचर करेंगे किसका, पोल्ट्री फीड का और राइस ब्रान का, और पोल्ट्री फीड का राइस ब्रान का दोनों का मिक्सचर कर लेंगे और वो रेशो होगा 1:2। ठीक है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि पोल्ट्री फीड और राइस ब्रान का, कि अगर ये वाला हमारे पास ये वाला हम जो प्रैक्टिस है ये कर रहे हैं ठक वाली, तो उसमें ये है कि अगर जो राइस ब्रान है उसकी कितनी परसेंटेज रहेगी, तो परसेंटेज 1 यहाँ पे 2 है, तो परसेंटेज रहेगी 66%। ठीक है, और जो पोल्ट्री फीड है उसकी रहेगी 33% है। ठीक है, 1:2। ठीक है, चलिए, और इसमें अगर जो इसके फीड में हम ग्राउंडनट ऑयल के को अवॉइड करते हैं, मेज को अवॉइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फंगस एस्परीगलस फ्लेवस है वो होती है और जिससे अल्फा टॉक्सिन होता है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे अवॉइड। चलिए एग लेइंग की अगर बात करें तो अगर उसका हम देख रहे थे पोल्ट्री का,
तो पोल्ट्री का हमारे पास 22 वीक था, ठीक है, एवरेज। तो यहां पे है 24 वीक एवरेज, ठीक है, लगभग 2 साल। 2 साल बाद जो एक डक है वो एग देना शुरू करेगी। आगे आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग वही हम कि हार्वेस्टिंग हम कर सकते हैं 12 मंथ के बाद, ठीक है। यहाँ पे फिश का बताया गया है कि इतनी ईल्ड जैसे पहले बताया गया था कि, और ये वाली ईल्ड बताया गया कि अगर हम 6 स्पीसी 3 स्पीसी ग्रो करते हैं, जैसे पहले भी था कि अगर 6 स्पीसी ग्रो करते हैं तो जो ईल्ड है वो 3500 से 4000 केजी पर हेक्टेयर पर ईयर आएगी, और अगर 3 स्पीसीज ग्रो कर रहे हैं तो 2000 से 3000 केजी वो वाली आएगी, ठीक है। हाँ, आगे 2 साल के बाद, 2 साल के बाद आगे 2 साल के बाद जब डक है एग देना शुरू करेगी, तो उसमें यह है कि 18,000 से लेके 18,500 एग आप एक साल में ऑब्टेन कर सकते हो, और 500 से लेके 600 केजी जो डक मीट है वो आप ऑब्टेन कर सकते हो। जो मीट है ये देखिए हमने डक कितनी रेज की थी, 200 से 300, ठीक है। बस ये याद रखिए कि 2 साल के बाद इसे 2 से मल्टीप्लाई करना, लगभग यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा, ठीक है। तो इतना हमारे पास मीट बन जाएगा 2 साल बाद, ठीक है। आगे आता है हमारे पास इंटीग्रेटेड फिग फार्मिंग, ठीक है, फिश और पिग दोनों की फार्मिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि पिग हमें ज़्यादा चाहिए नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि पिग है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा फीड है ये कंज्यूम करता है और बहुत ज़्यादा एक्सक्रीटा है ये देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि जो पिग है इसका जो एक्सक्रीटा होता है इसमें 70% डाइजेस्टेबल फूड होता है, मतलब इसका जितना भी एक्सक्रीटा है अगर फिश उसे डाइजेस्ट करती है तो उसमें से 70% डाइजेस्टेबल फूड है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगर हम फिश और पिग दोनों की फार्मिंग कर रहे हैं तो हमें सप्लीमेंट्री फूड नहीं चाहिए होता है, जो कि अपने आप में 60% जो कि है उसमें काउंट करते हैं, उसकी इनपुट कॉस्ट में हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री फीड बिल्कुल भी नहीं चाहिए हमें, ये इसका जितना भी एक्सक्रीटा है वो 70% डाइजेस्टेबल रहेगा। और अगर देखा जाए कि हम इसे 1000 मीटर स्क्वायर मिले, 1000 मीटर स्क्वायर कितना होता है, 0.1 हेक्टेयर, क्योंकि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हमने लिया 1000 यानी कि 0.1 हेक्टेयर यानी कि हमें एरिया लिया है। अगर हम वो देखें तो उसमें सिंपल होता है कि ये जो आपका एरिया ये छोटा इसीलिए लिया है क्योंकि इसमें पॉचिंग वगैरह की ज़्यादा रहता है। पॉचिंग बेसिकली आप कह सकते हो जैसे कि लूट आप कह सकते हो, ठीक है, कि बाहर से कोई भी मैन आया वो आपके पिग को ले जाएगा, रात को जो फिश है उन्हें कैच करके ले जाएगा, तो इसे हम कहते हैं पॉचिंग, ठीक है। तो पॉचिंग से बचने के लिए जो भी आपका फार्म है वो आपके हाउस के पास होना चाहिए। और दूसरा ये है कि जो भी आपका इस कंडीशन में आपका जो पॉन्ड है वो 1 मीटर की डेप्थ होनी चाहिए, ताकि ड्राई पीरियड है उस दौरान इसमें ऑप्टिमम जो वाटर है वो बना रहे, ठीक है। आगे आता है पॉन्ड प्रिपरेशन। तो इस कंडीशन में फिश एंड पिग फार्मिंग पॉन्ड हम कर रहे हैं तो इसमें सिंपली है कि अगर जो हमारा पॉन्ड है वो 1 मीटर डेप्थ है तो उसे ड्रेन तो करना पॉसिबल इतना नहीं है, और लास्ट में अगर फिर भी हमारे पास कुछ फिश बचती है तो उन्हें किल करने के लिए हमें 15 केजी हम ब्लीचिंग पाउडर और यूरिया दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वाटर भी जो कंटेमिनेंट है वो भी साफ हो जाएगा और फिश भी किल हो जाएंगी, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये 1000 मीटर स्क्वायर के लिए है, 0.1 हेक्टेयर के लिए। और साथ ही में अगर हम इसे नहीं तो हम अल्टरनेटिवली हम 150 केजी महुआ ऑयल केक कर सकते हैं, ठीक है, 150 केजी इसके अल्टरनेट में अगर ये नहीं अप्लाई करना तो ये कर सकते हैं, ठीक है। तो 150 केजी महुआ जो ऑयल है ये सभी फिश को किल कर देगा, और साथ में ऑर्गेनिक पॉन्ड फर्टिलाइजर भी ये एक्ट करेगा, ठीक है। स्टॉकिंग डेंसिटी की अगर बात कर ली जाए, जो फिंगरलिंग है बेसिकली ये वाली कंडीशन में हमें 7 दिन पहले हमें करना पड़ेगा, 7 दिन बाद आफ्टर, ये 7 दिन बाद जैसे हमने पॉइजन करके ब्लीचिंग करके उस पॉन्ड को कर दिया उसके 7 दिन बाद करना पड़ेगा। अगर आपको बिल्कुल ये वाली कंडीशन जाननी है और सिंपल जो पॉन्ड कल्टीवेशन वाली कंडीशन है, आप मिसलेनियस देखिए, मिसलेनियस में जो दिया है वो डाटा बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि यहाँ पे फिश और पिग की फार्मिंग में कंडीशन है, ठीक है। तो वो जो अगर सिंपल कल्चरेबल आपने जाना है तो मिसलेनियस देखिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये है कि इसमें 25 केजी लाइम है वो हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, जो कि 1 साल तक होगा। ओके, आगे चलते हैं।
हार्वेस्टिंग की बात कर ली जाए तो हार्वेस्टिंग जो है वही हम वो फाइनल हार्वेस्ट 10 से 12 मंथ तक फिश की करते हैं, लेकिन जो है इसमें 3 पार्शियली हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, 3 पार्शियली हार्वेस्टिंग की थोड़ी थोड़ी फिश को आप हार्वेस्ट कर सकते हो 4 से 6 मंथ बाद। आगे आगे चलते हैं। अगला है हमारा पास पिग रेजिंग। तो इसमें सिंपल है कि वही जैसे मैंने पहले बताया कि 3 पिग जो है 3 पिग सफिशिएंट है हमारे 1000 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए। 3 पिग, ठीक है, क्योंकि हमें कम ही चाहिए होते हैं, ज़्यादा नहीं चाहिए होते हैं। तो इनको अगर स्लाउटर, इनका स्लाउटर साइज देखा जाए, मार्केटेबल इसका साइज देखा जाए जो मीट पर्पज के लिए, तो वो 5 से 6 मंथ बाद एक पिग तैयार हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। और फिश रेजिंग का वही 10 से 12 जो बताया। तो इस कंडीशन में हम 2 जो है पिग की क्रॉप ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 से 6 मंथ बाद एक पिग को हमने जैसे एक कल्चर को हमने पिग वाले को हार्वेस्ट कर लिया और दूसरे को हम फिर से ग्रो कर देंगे, ठीक है। और इसको जो स्पेस चाहिए होता है वो 1 से 1.5 मीटर स्क्वायर, 1 से 1.5 मीटर स्क्वायर एक पिग को स्पेस चाहिए होता है, ठीक है। हाँ, ये है कैलेंडर, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा है नहीं है कि जो आपको रट्टा मारना है। इसमें सिंपल देखिए कि अगस्त का महीना, जैसे जून अगस्त में हम जून जुलाई में से पौंड को प्रिपरेशन करते हैं। पहले हम जो उसका है जो फिक्सिटीज़ है एंड फिगलेट्स है, ठीक है, उनको रेज करेंगे, ठीक है। और साथ में सितंबर में उसकी थोड़ी स्टॉकिंग करेंगे फिंगरलिंग की, ठीक है। और फिर साथ में अक्टूबर में ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा कोई ऐसे कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि आपको बिल्कुल ये पूछा जाएगा मंथ में, ये वाले मंथ में क्या होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए अक्टूबर और नवंबर में बिल्कुल सेम चीज़ हो रही है, फिश का कल्चर, केयर ऑफ पिग एंड फैटनिंग, ठीक है। और दिसंबर में क्या है कि फर्स्ट पार्शियल जो हार्वेस्टिंग है वो कर रहे हैं फिश की, क्योंकि पहले हमने देखा कि 3 हम करेंगे हम पार्शियली हार्वेस्टिंग फिश की। और अगर अगस्त में चल रहे हैं तो अगस्त 1 2 3 4, चलिए चौथे मंथ ये हो गया, ठीक है। तो देखिए 4 महीने के 12 महीने के 3 बनाएंगे तो दिसंबर ऑटोमेटिक ही आएगा। और साथ में 5 से 6 हमने उसको किया था फिग को, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, चलिए फिग का आ गया, ठीक है। और यहाँ पे फैटनिंग कर दी, जो है वो सेकंड लॉट की शुरू कर दी, ठीक है। यहाँ पे फैटनिंग का मतलब है उसे खिलाना पिलाना, उसे ताज़ा करना, उसे पूरा आप जैसे स्लाउटर पर्पज़ के लिए उसे फीड पूरा उस वे में देना शुरू कर देना है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये वाला मॉड्यूल होता है ख़त्म। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।